वेलकम बैक। आईनी तरमीम से मुतालिक कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। इससे पहले वफाकी काबीना का 3 बजे होने वाला इजलास ताखीर का शिकार हो गया। काबीना इजलास के नए वक्त का नहीं बताया गया है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे और सेनेट का इजलास शाम 7 बजे होना है। आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आजम नजीर तारड़ और इसहाक डार को पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बाहर बुलाया। वजीर दाखिला के चैम्बर में वफाकी वज़रा की मुलाकात जारी है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनके चैम्बर में ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, इसहाक डार, अता तारड़ ने मुलाकात की और आईनी तरामीम पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो से नायब वजीर आजम इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ ने भी मुलाकात की। स्पीकर के चैम्बर में भी आईनी तरामीम पर अहम मुशावरती इजलास हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़, खुर्शीद शाह, फारूक सत्तार और नवीद कंवर शरीक हुए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने शुरा को ब्रीफिंग दी। इस बारे में मजीद जानते डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा ताखीर की वजूहात क्या हैं? जी, बताया तो ये जा रहा है कि मामलात तय पा गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, लेकिन कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो अभी तक हल तलब हैं। इसलिए वफाकी काबीना का इजलास जो 3 बजे होना था उसको थोड़ा ताखीर का शिकार किया गया है। कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया है और बाद में वफाकी काबीना की जो नई टाइमिंग है वो सामने आएगी। इस वक्त JUI के जो अहम रहनुमा है और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो बातचीत जारी है इन्हीं आईनी नुकात के हवाले से। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने जो डिमांड्स रखी थी आईनी तरामीम में, जो अपनी तजावीज़ रखी थी, वो बेशतर हुकूमत ने उसके साथ एग्री कर लिया है। वफाकी वज़रा के साथ भी हमारी यहाँ पर बात हुई। वफाकी वज़रा खास मुतमईन है कि जमीयत उलमा इस्लाम वोट करेगी, तभी ये प्रोसेस जो है वो सारा आगे बढ़ रहा है। जबकि कौमी असम्बली जो सेक्रेटेरिएट है लेजिस्लेशन ब्रांच, उसको भी अलर्ट रखा गया है कि किसी भी वक्त नई जो ड्राफ्टिंग है वो सामने लाई जाएगी और उस हवाले से प्रिंट जो है वो निकाला जाएगा अरकान कौमी असम्बली के लिए। तो बेशतर ऐसी तरामीम है जिन पर हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी एग्री कर चुके हैं। इस वक्त पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास जारी है जो इन नुकात के हवाले से और तरामीम के हवाले से पार्लिमान की खसूसी कमेटी को भी ब्रीफ किया जा रहा है, जिसमें PTI की नुमाइंदगी भी है, बैरिस्टर गोहर भी मौजूद है। लेकिन इस कमेटी से के अंदर जो है वो इत्तेफाक की राय यकीनी तौर पर नहीं होगा, क्योंकि PTI बाद ऐसी तरामीम है जिनकी वाज़ेह तौर पर मुखालफत कर रही है। ज़राए का ये कहना है कि कुछ ही देर बाद अब वफाकी काबीना का इजलास शुरू होगा। जब ये मामला सारे तय हुए तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से चले हैं ताकि अपना वोट जो है वहाँ यहाँ पे वो दे सकें। जो आईनी तरामीम है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक तो आईनी अदालत का क़याम है, एक और आईनी अदालत कायम होगी जिसमें मफाद आमा के मुकदमात एक अदालत सुनेगी, बाकी आईनी जो मुकदमात होंगे वो दूसरी अदालत सुनेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि की बात की जाए तो हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं इत्तेहादियों से और वफाकी काबीना के इजलास में भी ताखीर हो रही है। तो क्या किसी हद तक हुकूमत को नंबर गेंद में मुश्किलात का सामना है? हुकूमत मुतमईन है और हुकूमत का ये कहना है कि जो 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उनकी हमायत जो है वो हासिल कर चुके हैं और वो हुकूमत के इस वक्त ये ज़राए का ये कहना है कि वो यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो अरकान जो मौजूद हैं। JUI जो मेन मसला था JUI का, रात गए जो मुलाकातें हुई और आज भी JUI के साथ राब्ते हुए, वफाकी वज़रा के और वज़ीर आज़म के भी टेलीफोनिक राब्ते हुए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिलखसूस कुछ इशूज़ हैं जो कि पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो JUI के इन इशूज़ को हल करेगी। जबकि कुछ तरामीम के हवाले से तजावीज़ थी मौलाना फजल रहमान की, उनको भी अकामोडेट करने का फैसला किया गया। तो इस वक्त जो है तमाम जो इशूज़ है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। ताख़ीर का इसी वजह से हुई है, ना सिर्फ वफाकी काबीना के इजलास में बल्कि कौमी असम्बली के इजलास में और फिर सेनेट का वक्त भी तब्दील किया गया ताकि तमाम चीज़ों को जो है वो हतमी शक्ल दी जा सके। तो हुकूमती ज़राए तो खासी मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि उनको नंबर गेम उनकी पूरी है कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी, और वफाकी काबीना के इजलास ज़राए का ये कहना है कि कुछ ही देर में होगा। बहुत शुक्रिया आपका अजहर फारूक अपडेट करने के लिए। आईनी तरमीम आज ही पार्लियामेंट में पेश होंगी। उम्मीद है फजल रहमान वोट देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, यकीन दिलाता हूँ अदालती इस्लाहात इज्तिमाई नौइयत की होंगी, इनफरादी नहीं। मौलाना साहब वोट देंगे?
पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि ये तरमीम मंजूर ही नहीं होंगी, हुकूमत को बड़ी सुबकी का सामना आज करना पड़ेगा। अगर वो ये ना कहें तो दुकानदारी किस तरह चलेगी? सर ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बहाना है तरमीम, असल में तो ये काजी फायजी साहब को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है काजी फायजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए। जो भी रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कौमी असम्बली के बेहतर करने के लिए एक इंसाफ कमेटी बनी है, अब यकीन है ईमान उसके बाद ईमान का माहौल सेटल हो जाएगा। जो रवैया है तो पहले दिन भी ठीक नहीं था, उनके डीएनए में नहीं, जो पॉलिटिकल डीएनए है उनका, उसमें किसी किस्म की मसालत, किसी किस्म की को एग्जिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन का चलना, आइन का एहतराम, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। वो एक अकेला आदमी जो है उसकी मर्जी चाहे गलत हो सही हो वो चलती है। आमरीत जो है पार्टी के अंदर भी है और आमरीत पार्टी के बाहर भी है। हुकूमत ने अमीन पर JUI सरबराह फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हुकूमती रहनुमाओं का दावा है कि फजल रहमान आईनी तरमीम पर हमारा साथ देंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है आईनी तरमीम जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के लिए जजों के तकर्रुर का तरीक़ेकार भी वज़ा किया जा रहा है। इस अदालत को बनाने का मकसद आम साइलिन को रिलीफ फराहम करना है। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फजल रहमान ने इख्तलाफी मामलात सुलझाए। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम आज पेश की जाएंगी। हुकूमती अरकान का दावा है कि कौमी असम्बली और सेनेट में हमारे नंबर गेम पूरे हैं। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक भी तरमीम की जा रही हैं। आर्टिकल 63A में तरमीम के लिए मुसवदा तैयार है। घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी अलग बात है। आईनी तरमीम पर वोट देने का फैसला पार्टी पॉलिसी के मुताबिक करेंगे। JUI तर्जुमान सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं आईनी तरमीम का मुसवदा JUI FA के साथ शेयर कर दिया गया है। किसी से इत्तेहाद की जानिब नहीं बढ़ रहे, अपोजिशन में है, हमारी अपनी पॉलिसी है। फजल रहमान के घर तो सिर्फ मेहमान नवाजी की गई है या किसी के साथ कोई वादा भी किया गया? मेहमान सारे मुअज़्ज़ज़ होते हैं और उनको एहतराम देना जो है वो ज़रूरी होता है, तो एहतराम सबको दिया गया। किसी मेहमान को खास अहमियत भी दी गई है वोटिंग के बारे में? सारे अहम थे, बाकी वोटिंग तो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक हो। मेहमान होना और बात है, घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी और। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप वोट इस वक्त हुकूमत को देते हैं तो जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं उसको बहुत बड़ा धचका नहीं लगेगा? हम किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे, ना हुकूमत की तरफ ना PTI की तरफ। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में थे इस 2024 के इलेक्शन में। हमारी अपनी पॉलिसी है, हम किसी के साथ जो है कोई हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। हो गया। आईनी तरमीम मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। जजों की रिटायरमेंट की बालाई हद से मुतालिक तरमीम भी इसका हिस्सा है। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पैनल जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी देने और हाई कोर्ट्स के जजों की रोटेशन समेत दीगर तरमीम भी पेश की जाएंगी। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पैनल मांगा जाएगा। 19वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की तजवीज़ भी शामिल है। जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी देने की तजवीज़ दी गई है। हाई कोर्ट्स के जजेस के रोटेशन की तरमीम भी पेश की जाएगी। आईनी और मफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी पेश की जाएगी। आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार हैं, जबकि असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 214 अरकान हैं। इनमें मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69, MKM पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, मुस्लिम लीग जिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक निशिस्त है। इसके मुकाबले में अपोजिशन अरकान की तादाद 99 है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 8 हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास भी 8 अरकान हैं। असेंबली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक रुकन है। हुकूमत हर काम रात के अंधेरे में करती है। हुकूमत गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। वो हुकूमत किस चीज की परवाहदारी कर रही है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज हुक्मनामे में कहा गया कि अगर कोई मेंबर पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देता है तो वो शुमार नहीं किया जा सकता।
اندھیری میں پیدا حکومت ہے، ہر کام رات کے اندھیری میں کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت آئینی ترامیم نہیں غیر آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونے چاہیے جو آپ اتنے اپنے پاس رکھے، اتوار والے دن لے کے آئے، کوشش کرے اتوار کو کرے۔ دیکھو کس چیز کی پردہ داری ہے۔ مولانا صاحب بڑے مدبر سیاستدان ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب عدلیہ کے لیے کوشش کرتے رہیں، سارے بندے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک آدھ دو جو ہے اگر وہ نہیں بھی رابطے میں، ان کے فیملی ممبرز ہے ہمارے، میں ان کو بتا چکا ہوں، ہماری اسپیشل کمیٹی ہے، میں نے ان کو نام لکھوائے تھے، میں نے فلور آف دا اسمبلی پہ بھی کہا تھا، میں نے کمیٹی میں بھی کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرین کی کمیٹی کے لیے جو ہم ایگری ہو گئے تھے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کا ایک رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے اس کو کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق ووٹ استعمال کرے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر جو کل دیا ہے، اگر کوئی ممبر پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ کاؤنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ رات کی تاریکی میں کون سی قانون سازی ہوتی ہے؟ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں ابھی تک آئینی ترامیم کا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا۔ بلاول بھٹو صاحب، کیا یہی جمہوریت ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کو مسودہ دکھایا گیا ہے تو ہم سے بھی شیئر کریں۔ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں، زور زبردستی ترامیم کی گئی تو انہیں کون مانے گا؟ کیسی جو قانون سازی ہوتی ہے؟ ابھی تک ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا۔ پارلیمنٹ کو ایک ربڑ اسٹیمپ بنایا ہے، مذاق بنایا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، یہ جمہوریت ہے؟ اس طرح ایک قانون سازی ہوگی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس پہ ڈسکشن ہو، باوجود جو ہمارے کنسرن ہے اس اسمبلی کے اوپر، پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب اور ہم اپوزیشن میں ہیں، اگر ان کو ابھی ڈرافٹ دکھایا گیا ہے، وہ ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا، ہم اپنا موقف اس کے بعد دیں گے۔ جو لا جلدی میں ہو جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کہاں سے اس کو آرڈر ملتے ہیں کہ ان کو اتنی جلدی ہے۔ ایک تو اس کی نمبر پوری نہیں ہے، اور اگر یہ کرتے ہیں زور اور زر کے ذریعے، کون مانے گا؟ امید کرتی ہوں ایسی کوئی آئینی ترمیم نہ آئے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کہتی ہیں اگر حکومت کا ارادہ شب خون مارنے کا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے پاس بندے پورے نہیں، آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہ آئے، لیکن اگر حکومت کی آنکھوں میں شب خون مارنے کا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بندوں کو اغوا کرنے کے بعد کیا بولا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ مکروہ چہرہ پی ایم ایل این کے مارشل پلس کا خود ایکسپوز ہو رہا ہے۔ لیکن آئینی ترمیم سے اب پی ایم ایل این کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے۔ آئینی اور سیاسی بحران ختم کیے بغیر ملک چل نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی چانس تو لینا پڑے گا۔ عموماً ایسی قانون سازی کو پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کو ضمانت دینا ہوگی۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں اصولی طور پر کہا ہے ایسی آئینی ترمیم کی مخالفت نہیں کریں گے جو ملکی استحکام کے لیے ہے۔ جو کان میں میرے بات پڑی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ثانوی کچھ چیزیں جس پہ تھوڑا اختلاف ہے، باقی کافی چیزوں پہ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آئینی اور سیاسی بحران کو ختم کیے بغیر تو اس طرح تو یہ ملک چل نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی چانس تو لینا پڑے گا۔ اس طرح کی لیجسلیشن کو عموماً پسندیدہ لیجسلیشن نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ کبھی کبھی سیاسی اکابرین کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ حکومت کو گارنٹی کرنا ہوگا کہ تیل، بجلی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، ان مسائل کا بھی حل ہوگا۔ یہ حمایت ابھی ہم نے کی نہیں ہے، لیکن میں نے پرنسپلی کہا ہے کہ ہم ایسی آئینی ترمیم کی مخالفت نہیں کریں گے جو کہ ملکی استحکام کے لیے۔ سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب نے کئی سالوں بعد معاشی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مہنگائی میں 38% سے 9.6% کی تاریخی کمی معجزے سے کم نہیں ہے۔ نون لیگ کی حکومت آتے ہی معاشی اشاریے درست سمت میں جاتے ہیں، مہنگائی میں تاریخی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ شرح سود 22 سے 17.5% پر آنا درست معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ 5 سال نااہل و سازشی مافیا نے معیشت سے کھلواڑ کیا، ملک کو مہنگا ترین کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی مفاد میں فیصلہ کر کے ڈیفالٹ سے بچایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاشی طوفانوں کا رخ موڑ رہے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کا ہر فیصلہ مہنگائی میں کمی کے لیے ہے۔ مہنگائی کو پہلے سال میں سنگل ڈیجٹ میں لانے کا وعدہ 6 ماہ میں ہی پورا کر دیا۔ حکومت نے کابینہ ڈویژن کے توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے 30 ستمبر تک نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لی ہیں۔ بولیاں 30 ستمبر کو ہی کھولی جائیں گی۔ توشہ خانہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ زیورات، گھڑیاں اور کارپیٹ سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن کامیاب نجی تخمینہ کاروں کے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ کامیاب اپریزر کو تحائف کے تخمینوں کے لیے چارجز ادا کیے جائیں گے۔
वफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC और जिनकोस पर 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। ज़राए का कहना है लाजमी सर्विस एक्ट सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोस, NTDC और जिनकोस यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी नहीं हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में ताखीर हुई है, तो वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी नहीं हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में ताखीर हुई है। KP के पुलिस अफसरान और एहलकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतालिक खतरसाल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक से। जी अदनान, खत में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतालिक सुबह भर के रीजनल पुलिस ऑफिसर और DPOs को मरासला अरसाल कर दिया। DIG हेडक्वार्टर की जानिब से मरासले ने कहा गया कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने मातहत पुलिस अफसरान और एहलकार को सोशल मीडिया इस्तेमाल से रोकने के लिए मरासला अरसाल किया गया और इसमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने को यकीनी बनाने के लिए बताया गया कि सोशल मीडिया पर पर्सनल अकाउंट की DP पर बवर्दी फोटो, असला, पुलिस बैजेस और दीगर शवायद अपलोड करने पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया इस्तेमाल से महकमा पुलिस की सालमियत खराब हो रही है। सोशल मीडिया इस्तेमाल से दीगर पुलिस एहलकारों की जिंदगी को खतरा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल में पार्लियामान का अहम किरदार है। सदर आसिफ जरदारी जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम में कहते हैं कि पार्लियामेंट मसाइल के हल और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी इदारा है। शहरियों को बाइख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार है। पाकिस्तान की सियासत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर जैसे रहनुमाओं ने जमहूरी इस्तेहकाम के लिए काम किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुनसिफाना, मसावी और बाहमी ताउन से ही जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत बना सकते हैं। हुकूमत का आईनी इक़्तिदार की पासदारी, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हम इंसानी माशरे की बुनियादी अहम कदर के तौर पर जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़म का इरादा करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम में कहा है कि जमहूरियत में ही जमहूर की फलाह यकीनी है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, उसका एहतराम सब पर लाजिम है। माजी की निस्बत आज जमहूरियत मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निजाम की खामियों को दूर किया जा सकता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुलाकातों के बाद मुशावरत की बात की गई थी और JUI ने कहा था कि हम पार्टी के अंदर इन तमाम मामलों को आईनी तरमीम के हवाले से जो मुलाकातें हुई हैं और जो तजावीज़ सामने आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बातचीत की गई है, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और फिर अपोजिशन के लोगों से भी। तो आज उन तमाम चीजों को पार्टी के अंदर पेश करेंगे और उसमें मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद बाकायदा फैसला जो है और यह हिकमत अमली का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी उसके खबर ये बात सामने आई कि मौलाना फजल रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है और ये इस वक्त थोड़ी देर के बाद ये इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा और मुताल्लिका जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं और दीगर जो JUI के रहनुमा हैं उनको कहा गया था कि वो बर वक्त उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच जाए, जिसके बाद तरामीम के हवाले से JUI का फैसला सामने आ जाए। ठीक है, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। अरकान कौमी असम्बली सेनेटर्स को मौलाना फजल रहमान ने अपनी रिहाइशगाह तलब कर लिया है। फजल रहमान पार्टी पार्लिमानी से आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 35 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है एक हफ्ते में 219 और रवा साल अब तक 667 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। कराची एयरपोर्ट पर 24 घंटे के दौरान मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुतासरा खातून सऊदी अरब से बरास्ता दुबई कराची पहुंची। स्क्रीनिंग के दौरान 18 साल खातून में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई।
مسافر کو سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل کر دیا گیا. مسافر میں منکی پاکس علامات پر غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے کو ڈس انفیکٹ کیا گیا. ہیلتھ امیگریشن کاؤنٹر اور کنوینر بیلٹ کو بھی اسپرے کر کے ڈس انفیکٹ کیا گیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 26 فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات کیمپ پر حملے میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں فلسطینی نوجوان جان سے گیا. اسرائیلی طیاروں نے رفح میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. بیت اللہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی. مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید ترک نژاد امریکی سماجی کارکن کو ترکی میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اسرائیل میں وزیر اعظم نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا. وسطی تل ابیب میں ہزاروں افراد نے حکومت مخالف ریلی نکالی. حکومت سے رقمالیوں کو رہا کروانے کا مطالبہ کیا. شرکاء نے مخفیوں کی واپسی کے لیے حکومت کے ناکام مذاکرات پر مایوسی کا اظہار کیا. پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیمپئنز ون ڈے کپ میں اسٹالینز اور مارکوس کی ٹیم میں مد مقابل بابر اعظم اور محمد رضوان آمنے سامنے ہیں. رضوان کی ٹیم مارکوس کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. مارکوس اور اسٹالینز کی ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں. پاکستان کی سلیمہ امتیاز ICC انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ امپائرز میں نامزد کر دی گئی. سلیمہ امتیاز یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں. سلیمہ امتیاز پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز کی T20 سیریز میں امپائرنگ کریں گی. سلیمہ امتیاز کا کہنا ہے یہ صرف میرے لیے نہیں پوری قوم کے لیے خوشی کا موقع ہے. اس نامزدگی سے دیگر خواتین کی بھی بھرپور حوصلہ افزائی ہوگی. ایشین ہاکی چیمپئن شپ کے فائنل میں کون جائے گا؟ فیصلہ کل ہوگا. پہلے سیمی فائنل میں قومی ہاکی ٹیم چین سے ٹکرائے گی. راؤنڈ میچ میں پاکستان نے چین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی. دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور کوریا کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. میگا ایونٹ میں اب تک پاکستان نے 5 میں سے 2 میچ جیتے، 2 ڈرا ہوئے. بھارت کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی کا شاندار سفر جاری. برینٹ فورڈ کو شکست دے کر مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کر لی. ہالینڈ نے 2 گول کر کے ٹیم کو 2-1 سے جیت دلائی. مانچسٹر یونائیٹڈ نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 3-0 سے شکست دی. ایسٹن ولا نے ایونٹن کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. چیلسی نے بھی براؤن ماؤتھ کو ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.